हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। सो डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। और टाइप ऑफ लोडिंग में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, उस पर हम एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं और फिर हम वहां से आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो डियर, हम लोगों ने कंटेंट की बात की थी, क्या क्या चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने इस सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है। उसके बाद डियर, लोड की हम लोगों ने बात की थी और टाइप्स ऑफ लोड में हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के लोड, नॉर्मल और शेयर। नॉर्मल फर्दर कैटेगराइज इन टू पार्ट, एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल, एंड शेयर लोड इज टीएसएल एंड इसेंट्रिक टीएसएल। ठीक है। और वन बाय वन हमने सबको डिफाइन किया था। नॉर्मल लोड मतलब जो परपेंडिकुलर लगेगा किसके, क्रॉस सेक्शन की जो नॉर्मल लगेगा वो नॉर्मल लोड। डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक्ट करेगा तो एक्सियल। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो क्या होगा, इसेंट्रिक एक्सियल। ठीक है। उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डिफाइन किया था, क्या होता है। उसके बाद हमने शेयर लोड की बात की, जो लोड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एक्ट करेगा और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, वो होगा शेयर लोड। वो शेयर लोड फर्दर टू टाइप से, टीएसएल होगा डियर, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट करेगा तो टीएसएल, और अगर किसी डिस्टेंस पे रहेगा तो इसेंट्रिक टीएसएल। ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल से और समझा था, यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल देखे थे जिससे हमने समझा था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे नॉर्मल लोड को, शेयर लोड को, एक्सियल को, इसेंट्रिक एक्सियल को, इन सबको। ठीक। यहां तक किसको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। डबल वॉइस आ रहा है क्या? सबको ये प्रॉब्लम आ रहा है डबल वॉइस का, जो आफ्ताब को आ रहा है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एम आई क्लियरली ऑडिबल? क्या वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलो फिर डियर, आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ अगेन डियर, टाइप्स ऑफ लोड की हमने बात की थी, लेकिन सिर्फ बात की थी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान से देखना जी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डियर, जब हम लोड को कैटेगराइज करेंगे तो फर्दर हमारे पास लोड दो टाइप के होंगे, दैट इज स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड। स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड। अब नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक लोड का मतलब क्या है, दैट इज द लोड विच इज नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, मतलब जो कांस्टेंट होगा टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक लोड बोलेंगे। और डायनामिक लोड में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, है ना। अब डियर, जब हम लोड की बात करते हैं तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। ओके। लोड विच इज चेंजिंग विथ टाइम, वो लोड जो टाइम के साथ चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक लोड बोलेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं वन बाय वन। स्टैटिक लोड में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है। फर्स्ट हमारे पास है डियर, डेड वेट। डेड वेट, है ना। अगर कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट अगर किसी सरफेस के ऊपर रखा है, तो उस कंपोनेंट का जो वेट होगा वो सरफेस के लिए तो लोड की तरह एक्ट करेगा ना।
ठीक है, और वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो डेड वेट हो गया। ठीक है, वो जितना भी उसका वेट होगा वो उसके लिए लोड की तरह एक्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, डेड वेट हो जाएगा। ठीक, अभी समझते हैं एग्जांपल से। उसके बाद क्या होगा, डेट इज, एक हो गया हमारे पास ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या है इसको भी समझेंगे, वन बाय वन सबको समझेंगे। डायनेमिक में हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास दैट इज इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट लोड, और क्या बोलते हैं इसको, सडन लोड। ठीक है, और एक होगा डियर हमारे पास फटीग लोड। फटीग लोड होगा। ठीक है, अब वन बाय वन समझते हैं। देखो इनको, सबसे पहले बात करते हैं डेड वेट की, और डायरेक्ट ना ग्राफ से समझेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, देखो डेड वेट कैसे वेरी करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। इधर हो गया हमारा लोड, इधर हो गया टाइम, ये हो गया टाइम, इधर हो गया लोड। ठीक है, अब मैंने बोला कि डेड वेट है, तो डेड वेट का मतलब क्या है भाई, ये अगर कोई भी सरफेस है, अब इस सरफेस के ऊपर डियर मैंने क्या किया, ये कोई भी कंपोनेंट अगर ये प्लेस कर दिया यहाँ पे इस तरह से, अब इसका कुछ तो वेट होगा ना, इसका जो वेट है वो सारा, इसका वेट कहाँ पे जा रहा होगा, सारा इसका जो वेट है वो कहाँ जाएगा, वो इस सरफेस पे जाएगा, इस सरफेस पे जाएगा। तो ये सरफेस एक लोड फील करेगा, वो लोड कितना होगा, जितना इस कंपोनेंट का वेट होगा, सिंपल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेड वेट। ठीक है, या डेड लोड। तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, देखो, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ग्राफ्स देते हैं आपको। ठीक है, कोई भी किसी भी एक के बारे में पूछ लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, तो टाइम के साथ ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। भाई इस सरफेस के ऊपर, अब इस सरफेस के ऊपर हमेशा एक लोड फील करेगा, ये सरफेस को कितना लोड फील करेगा, जितना इस कंपोनेंट का वेट है, दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, कितना भी आप टाइम के बाद देखो, हमेशा ये जो सरफेस है ये हमेशा डब्ल्यू ही वेट फील करेगा। ठीक है, जो इस कंपोनेंट का वेट है डब्ल्यू, ये हमेशा इतना ही लोड क्या करेगा, इतना ही लोड फील करेगा। ओके, सो डियर कितना लोड होगा, यहाँ पे जो भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा इसका डब्ल्यू, और ये जो डब्ल्यू होगा डियर, ये टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमेशा टाइम के साथ ये आपको इतना ही लोड दिखाई देगा, इट इज डब्ल्यू। ओके, ये आप कभी भी देख लोगे, ये आपको इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ये डब्ल्यू ही दिखाई देगा, इस तरीके से। आप किसी भी टाइम पे चेक करोगे कितना रहेगा, डब्ल्यू ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कर्व किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा डेड लोड। टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जो जिसकी अब हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। क्योंकि डियर जितना भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टडी करेंगे चीजें, ध्यान सुनना, जितना हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चीजें स्टडी करेंगे, 99% ऑफ टाइम जो हमारा लोड होगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब मैं बात करूंगा, 99% टाइम जिस लोड के साथ हम डील कर रहे होंगे डियर, वो होगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। वो क्या होगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। कभी भी आपको बोल दिया कि ये बार है, ये बीम है, ये कॉलम है, इसके ऊपर इतना लोड लग रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा लोड होगा, हमेशा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होगा। ठीक है, क्योंकि डियर हमारा एप्लीकेशन देखना है ना, हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमारा एप्लीकेशन है, हमको इस जो हम सोम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसको डियर हमको अप्लाई करना है कहाँ पे, स्ट्रक्चर्स में, और वहां पे जनरली स्टैटिक लोड के साथ ही डील किया जाता है। ओके, और स्टैटिक लोड में भी हम किसकी बात करेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। एक्चुअली वेट भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में है उसमें हम वेट को कंसीडर नहीं करते हैं। वेट को कंसीडर क्यों नहीं करते हैं भाई, वेट की तो हम अभी बात कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमारा काम क्या है, कंपोनेंट को डिजाइन करना। डिजाइन करने का मतलब क्या है कि उसकी डायमेंशन बताना, और जब तक हमको डायमेंशन ही नहीं पता होगी तो हम वेट कैसे निकाल लेंगे, है ना। इसीलिए जनरली वेट को डिजाइन में हम कंसीडर नहीं करते। बहुत कम ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे हम डायनामिक लोडिंग की बात करेंगे, तो डायनामिक लोड को भी हम समझते हुए चलेंगे, लेकिन मेन किस पे हमको फोकस रखना है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पे।
ओके, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या है, देखो ध्यान से, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड डियर टाइम के साथ चेंज होता है, ध्यान सुनना, फिर भी हम इसको स्टैटिक के अंदर कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो देखो, इट इज द लोड, इट इज द लोड which which starts फ्रॉम जीरो। इसका नाम ही क्या है, ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करेगा एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सपोज मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू पी है इसकी, ठीक है, एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो जीरो से स्टार्ट होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, इसका कर्व कैसे चलेगा, देखो इसका कर्व इस तरह से चलेगा। देखो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, और अब ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, कुछ ही टाइम में ये अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे रीच कर जाएगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ही जो इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको फिर भी स्टैटिक के अंदर ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़े से टाइम में क्या होता है, जीरो से लेके अपने मैक्सिमम लिमिट तक रीच करता है, और उसके बाद ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको स्टैटिक में कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये क्या रहेगा, पूरे टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली में होता क्या है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपको ना आगे चल के बहुत सारे इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे ना, इस तरह की फिगर मिलेगी क्वेश्चन में। देखो देखो डियर, ये कोई सपोज आपका कोई कंपोनेंट है, अब यहां पे ये पी लोड इस तरह लग रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में फिगर इस तरह से दिखने को मिलेंगी, ये पी लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये पी लोड लगा हुआ है, एक्चुअली में ये जो फिगर दिया है उसने बोला है कि पी लोड लगा हुआ है, और कुछ नहीं बोला उसने। तो ये पी लोड डियर कौन सा लोड होगा, ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होगा। कौन सा लोड होगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब हमको पता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। तो यहाँ पे जो ये इसका मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी शो हो रही है, कौन सी इंटेंसिटी है इसकी, क्या एवरेज इंटेंसिटी है, नहीं, ये इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा, दैट इज इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, एक्चुअली में ये होगा, दैट इज ये जीरो से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से पी तक वेरी करेगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, या आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि यहां से आपने इसको पकड़ के पुल करना स्टार्ट किया, खींचना स्टार्ट किया। जब आप इसको किसी भी चीज को जब पकड़ के खींच रहे हो अपनी तरफ, पूरा आप क्या करोगे, तो जीरो से लोड, जीरो से जो फोर्स है वो जीरो से बढ़ना स्टार्ट होगा ना, जीरो से धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जितनी आप में फिर ताकत है, पूरी ताकत से खींच रहे होंगे, और वो लोड लगा रहेगा फिर वहां पे। इस तरह से हम इसको अज्यूम करते हैं। तो जीरो से ये स्टार्ट होगा और पी तक पहुंचेगा, सपोज पी इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो ऑलवेज इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी से। ठीक है, तो जब भी हम इस पे स्ट्रेस निकालेंगे या इस पे हम स्ट्रेन निकालेंगे, डिफॉर्मेशन निकालेंगे, हमेशा पी के ऊपर लगा निकालेंगे,
कभी ये मत कर देना कि 0 से P तक जा रहा है, अच्छा इसका एवरेज हो गया 0 प्लस P/2 दैट इज P/2, तो जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन हम इसके P/2 पे निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको स्टैटिक की तरह कंसीडर कर रहे हैं ना। और इस स्टैटिक, ये देखो यहां से टाइम के या इस पॉइंट के बाद से ये टाइम के साथ कांस्टेंट है ना, और इस टाइम के बाद से ये टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो इस टाइम जब हमने ये टाइम के साथ कांस्टेंट हुआ तब इसका मैग्नीट्यूड कितना था, तब इसका मैग्नीट्यूड था P। तो जितने भी इसकी कैलकुलेशन होंगी हमेशा इस P मैग्नीट्यूड पे होंगी। ओके, तो इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितनी भी इसकी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी P पर ही होती है। ये होगा हमारा क्या, ये होगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, इंपैक्ट और सडन लोड क्या है, इंपैक्ट और सडन लोड डियर दैट इज ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की तरह ही आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की तरह ही आपको दिखाई देगा, बट ये थोड़े से टाइम के लिए आएगा डियर। अब ये किस में आ गया, डायनामिक में आ गया, ये टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, थोड़े ही टाइम में एकदम से इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी और ये फिर खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी को रीच करेगा, लेकिन ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की तरह नहीं है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड तो 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम इंटेंसिटी तक गया और उसके बाद कांस्टेंट हो गया। मतलब वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो हमेशा कंपोनेंट के ऊपर लगी हुई है, बट सडन लोडिंग में ऐसा नहीं होगा। 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी को रीच करेगा और उसके बाद हट जाएगा। ठीक है, इस तरह समझो। ठीक है, दो तरीके हैं समझने के। एक क्या है, सपोज कोई आपको पकड़ के पुल कर, कोई आपको खींच रहा है, पकड़ के पुल कर रहा है। अगर कोई आपको पकड़ के खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो वो 0 से लोड लगाना स्टार्ट करेगा और अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंचेगा। ठीक है, और वो लगातार आपको खींच रहा है पकड़ के। ठीक है, अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक जाएगा P तक। ओके, और वो वही P आप पे लगा के रखेगा, उस P से ही आपको खींच पाएगा वो। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया डियर क्या, आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ओके, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि किसी ने आपको पकड़ा, आपका हाथ पकड़ा और उसने झटके से पकड़ के आपको खींचा और छोड़ दिया। ठीक है, तो 0 से लोड उसने बढ़ाना स्टार्ट किया, P तक पहुंचा और उसके बाद छोड़ दिया, वो कॉन्टिन्यूस लगा हुआ नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, इसकी हो गया डायनामिक लोड। ये क्या हो गया, डायनामिक लोड, डायनामिक लोड। ठीक है, और डायनामिक में कौन सा हो गया ये, इट इज बेटर टू राइट इट इज इंपैक्ट लोड। इसको बोलते हैं इंपैक्ट और शॉक लोड, इंपैक्ट और शॉक लोड। ठीक है, सपोज आपका मोबाइल फोन है। ठीक है, आपका मोबाइल फोन गलती से आपके हाथ से स्लिप हुआ, नीचे गिर गया। ओके, अब नीचे गिरा, सपोज वो ब्रेक हो गया, ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो, बहुत दुख होता है ना। सपोज आपके हाथ से फोन स्लिप हुआ और नीचे गिर गया और ब्रेक हो गया, टूट गया। अब वो क्यों टूटा है, क्योंकि नीचे गिरने की वजह से उसने एक लोड फील किया, उस लोड की वजह से उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हुआ, और वो जो जितना स्ट्रेस जनरेट हुआ, वो जो आपका ग्लास है, ठीक है, उस गिलास की स्ट्रेंथ से ज्यादा था जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, इसलिए ब्रेक हुआ। ओके, तो वो जो लोड उसने फील किया आपके फोन ने, वो क्या है, इंपैक्ट और शॉक लोड है। वो एकदम से बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए उसने एकदम से फोर्स फील किया। तो शॉक लोड और इंपैक्ट लोड का जो इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है डियर, वो स्टैटिक लोड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो लोड कैसे डिफाइन करेंगे, लोड विच एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए फील होगा, एकदम से 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तक जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा इंपैक्ट और शॉक लोडिंग। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, जो क्या है आपका फटीग लोड। अब डियर होता क्या है, ध्यान सुनना।
आफ्ताब क्या बोल रहे हो गया है? क्या हो गया है पहले ही? देखो, ये हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड अब खत्म होने वाले हैं, ठीक है, लास्ट चल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने कल स्टडी किया था ना, शियर लोड और नॉर्मल लोड, क्योंकि जनरली हमको उन्हीं के साथ डील करना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम देखने वाले हैं कि वो जो नॉर्मल और शियर लोड है डियर, उसकी इंपैक्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा मेंबर के ऊपर, कौन कौन से टाइप के स्ट्रेस जनरेट होंगे उन लोड की वजह से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, मोबाइल टूट गया है नीचे गिर के तो वो है ना, वो शॉक लोड और इंपैक्ट लोड की वजह से है। और जब शॉक लोड और इंपैक्ट लोड लगता है ना, उस कंडीशन पे जो प्रॉपर्टीज काम आती हैं, ठीक है, वो स्ट्रेंथ हम उस कंडीशन पे नहीं देखते हैं। उस कंडीशन पे हम देखते हैं क्या, टफनेस देखते हैं, रेजिलियंस की बात करते हैं। वन बाय वन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, अब ध्यान से देखना डियर, फटीग लोड। फटीग क्या है? फटीग, अब आपने कभी ऐसे फील किया होगा, देखो ध्यान से बात सुनना मेरी। फटीग लोड, ठीक है, फटीग लोड, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द लोड which changes either in magnitude, either in magnitude और इन डायरेक्शन, और इन डायरेक्शन। भाई टाइम के साथ जो चेंज होगा वही तो होगा ना डायनामिक, और डायनामिक के अंदर ही फटीग है। और टाइम के साथ यार मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो फटीग लोड क्या है? इट इज द लोड विच चेंजेस ईदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, और इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, और इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। हो सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो टाइम के साथ, और हो सकता है दोनों चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही हो। इज कॉल्ड फटीग, इज कॉल्ड फटीग, ठीक है। और इसकी एक और खास बात है, इट इज साइक्लिक इन नेचर। बेटा बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, क्या कि कौन सा लोड है जो साइक्लिक नेचर का होता है, वो है फटीग लोड। कौन सा लोड है जो साइक्लिक नेचर का होता है? फटीग लोड। साइक्लिक नेचर का क्या मतलब है कि जो साइकिल है वो बार बार रिपीट होगी, एक साइकिल चलेगी और वही साइकिल बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है। अब देखना, अब जनरली कभी आप लोगों ने डियर फील किया होगा इस तरह से, अब अज्यूम करना भाई, ठीक है। सपोज आपके हाथ में कोई वायर है, कैसी वायर है? सपोज कॉपर की या स्टील की पतली सी वायर है, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है। कॉपर की या स्टील की आपके पास वायर है, और आपको बोला जाए इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। आपने क्या किया, दोनों उंगलियों में फंसाया इस तरह से, और आप लगे हुए तोड़ने के लिए, लगे हुए पूरी जान लगा के, ये टूट नहीं रही, नहीं टूट रही है ना। फिर क्या करते हो, आप तोड़नी है, फिर आप दिमाग लगाते हो, फिर आप क्या करते हो, जब अगर ये खींच के नहीं टूट रही है, मतलब टेंशन में नहीं टूट रही है, आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, टूट ही नहीं रही, तो आप क्या करते हो, फिर उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करते हो, है ना, ऐसे ऐसे करते हो आप उसको तोड़ने के लिए, ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, और ऐसे ऐसे करते हो कुछ टाइम के लिए, तो वो टूट जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद टूट जाती है। क्या कभी इस तरह से, इस तरह से अगर फील कर पा रहे हो कि सपोज कोई आपके पास कॉपर की वायर है, पतली वायर है, बहुत मोटी वायर नहीं है, लेकिन वो आप उसको टेंशन लगा रहे हो, आप उसको खींच रहे हो, टूट नहीं रही है, लेकिन आपने उसको ऐसे झटके दिया 2-3 बार और फिर वो टूट गया। फील कर पा रहे हो ये वाली बात? ठीक है, ये क्या किया हमने, ये क्या, ये जो हमने ये क्या किया, ये डियर हमने उसको फटीग लोड लगाया, यही तो फटीग किया हमने, ठीक है। तो हमने, पता नहीं चाहे हमको, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये हमने, दैट इज फटीग, ये यही फटीग लोडिंग है। तो एक चीज तो हमारी समझ में पहले आ गया कि फटीग लोड अगर किसी मेंबर पे लगता है तो उसके फेल होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं,
अगर उस पे स्टैटिक लोड लगे उसके कंपैरिजन में। फटीग लोडिंग के अंदर चीजें जल्दी टूटती हैं, है ना। आपने ग्रेजुअली, ये जो आप खींच रहे थे, ये आप क्या कर रहे थे, ये आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगा रहे थे। आपने जीरो से लोड लगाना स्टार्ट किया, खींचा, ये पूरी जान लगाई और मैक्सिमम पे जाके रुक गए, नहीं टूटा। अब आपने ऐसे किया तो टूट गया, है ना। तो ये आपने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया लोड का, बार बार आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो यहां से एक बात हमको क्या पता चली हो कि फटीग लोडिंग के अंदर कंपोनेंट जल्दी ब्रेक होता है। तो जहां पे भी फटीग लोडिंग अगर देखने को मिलती है तो वहां पे डिजाइन अलग तरीके से होता है, ठीक है। सो डियर, जब हम अब बिल्डिंग्स वगैरह को जब हम डिजाइन करते हैं ना, तो वहां पे हम ये वाला फैक्टर रखते हैं, क्योंकि जब अर्थ क्वेक वगैरह आता है ना, वैसे तो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, तो उस पर स्टैटिक लोड ही लगा हुआ है, पूरा पूरा स्टैटिक लोड ही है ना। लेकिन जब अगर अर्थ क्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक अगर आएगा, तो डियर अर्थक्वेक की वजह से अब वो जो वाइब्रेशंस आएंगे, या तो वो वाइब्रेशन हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। कुछ सिस्टम तो ऐसा बनाते हैं कि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन फिर भी जो कुछ वाइब्रेशन रह जाते हैं, उन वाइब्रेशन से क्या होता है, फिर ये मोशन होता है। अब ये जो मोशन हो रहा है, ये हो गया फटीग लोड। तो हम फटीग लोड को भी कंसीडर करते हैं उनको डिजाइन करने में। ओके, आओ इसको समझते हैं फिगर की हेल्प से, ठीक है। सो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, देखो। कभी आपने उसको देखा है काम करते हुए, क्या बोलते हैं उसको, स्मिथ को, ब्लैक स्मिथ को, लोहार को काम करते हुए देखा है कभी? वो क्या करते हैं, एक आदमी तो क्या करता है, टंग से, ठीक है, टंग से, कि ये इस तरह से टंग से एक आदमी क्या करता है, यहाँ पे इसको पकड़ के रखता है, कोई आयरन की शीट वगैरह को, है ना। और दूसरा आदमी इस पे क्या करता है, हैमर से शॉट मारता है, इधर शॉट मारेगा वो, फिर इसको इसकी वो साइड चेंज कर देगा, वो फिर शॉट मारेगा, फिर वो उसकी साइड चेंज कर देगा, वो फिर शॉट मारेगा। ऐसी तो हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या आइडिया, ये भी फटीग लोड है, ये भी क्या है, ये भी फटीग लोड है। ओके, वो क्या हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, वो हर बार सेम मैग्नीट्यूड से ही मार रहा है, बट वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, ठीक है। अब देखो जरा, देखो, मैं बोल रहा हूं डियर, इस कंपोनेंट पे ये पी लोड लगा हुआ है, कितना लोड लगा है, पी लोड लगा है, ठीक है। अब सिर्फ इस पे पी लोड लगा है और कुछ नहीं बोला गया आपको, तो ये कैसा लोड हो गया, ये हो गया डियर कैसा, दिस इज दी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और P दिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि P इसकी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, कि 0 से P तक आया होगा, लेकिन P इसकी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो लोड है डियर, वो इस तरह से लग रहा है कि वो वेरी कर रहा है P P से लेके P/2 तक। मतलब क्या, मतलब P लोड लगा, फिर P/2 लोड लगा, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर P लगेगा, फिर P/2 लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी, फिर P लगेगा, फिर P/2 लगेगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंजेस, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं एक बार, यहां पे क्या हो रहा है, डेट इज चेंज हो रहा है, कहां से, P से लेके -P तक, मतलब प्लस P से लेके
मतलब एक बार टेंसाइल पी, एक बार पॉजिटिव, एक बार कंप्रेसिव पी, एक बार टेंसाइल, एक बार कंप्रेसिव, और सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? ओनली डायरेक्शन चेंजेस, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंजेस, सिर्फ क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है? ये वेरी कर रहा है पी से लेके -p/2 तक। तो अब क्या हो रहा है? पी से p/2 हुआ तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, और पॉजिटिव पी से -p पे गया, मतलब एक बार टेंसाइल एक बार कंप्रेसिव है तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ। यहां पे क्या चेंज हो रहा है? बोथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। तो ये जो तीनों एग्जांपल है डियर, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? ये फटीग के अंदर आएंगे। फटीग लोड किसको बोलते हैं? या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगी, या दोनों चीज चेंज होंगी। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, अब ध्यान से देखना, ये पूछते हैं एग्जाम में भाई, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंप्लीट रिवर्स फ्लो। क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिवर्स्ड, कंप्लीट रिवर्स फ्लो। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज चेंज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग लोड, ऑल्टरनेटिंग, है फटीग के टाइप ये। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ की हेल्प से भी पूछे जाते हैं। ग्राफ की हेल्प से कैसे पूछे जाएंगे? देखो, अब मैं आपको 3 ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ठीक है, 4 ग्राफ, 4 ग्राफ मैं बनाऊंगा, और उनके नाम आपको बताने हैं कि कौन सा ग्राफ किसका है। अब हमारे पास 4 टाइप के मैंने आपको लोड दिखा दिए, 3 तो फटीग लोड के टाइप है, और एक हमारे पास ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। देखो, अब देखो पहले वाले में, देखो डियर क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड पी से p/2 चेंज हुआ, है ना? फिर यहां पे क्या हुआ? p गया, फिर p/2 गया। ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये कौन सा हो गया? फ्लक्चुएटिंग हो गया, कि फ्लक्चुएटिंग। और ये तो आपको पता ही है, 0 से p तक गया मैग्नीट्यूड, और फिर कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या है? ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। यहां पे देखो, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, p से p तक ही जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव p से नेगेटिव p तक जा रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, तो ये क्या है? कंप्लीट रिवर्स्ड, कंप्लीट रिवर्स फ्लो। और यहां पे आप देख सकते हो कहां से कहां तक जा रहा है? P से लेके -p/2 तक जा रहा है। कैसे पता चला भाई? ये तो जीरो की लाइन है ना, रेफरेंस, इसके नीचे माइनस है, इसके नीचे प्लस है, तो P से -p/2 तक वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? दैट इज ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, और ये फ्लक्चुएटिंग, ऑल्टरनेटिंग और कंप्लीट रिवर्स लोड, ये तीनों ही किसके टाइप है? तीनों ही फटीग के टाइप है। तीनों ही किसके टाइप है? तीनों फटीग के टाइप है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा डियर, अगर आपके मेंबर पे फटीग लोड लग रहा है, ध्यान सुनना। अब फटीग लोड तीन टाइप से हो सकता है, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज चेंज हो रही है।
मतलब या तो फ्लक्चुएटिंग होगा, या कंप्लीट रिवर्स्ड होगा, या अल्टरनेटिंग होगा। इन तीनों में से भाई फटीग लोड, पहली बात तो ये तो कंफर्म है कि फटीग लोड जो है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से खतरनाक है ना, वो जल्दी मेंबर को फेल करेगा। बट फटीग में भी तो 3 टाइप है। इन तीनों टाइप में ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेंजर कौन सा है मेंबर के लिए, ज्यादा खतरनाक कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग ज्यादा खतरनाक है, कंप्लीट रिवर्स ज्यादा खतरनाक है, या अल्टरनेटिंग ज्यादा खतरनाक है? बताओ ज्यादा डेंजरस कौन सा है? मेंबर फेल जल्दी कौन से लोड पे होगा? फ्लक्चुएटिंग पे होगा, कंप्लीट रिवर्स पे, कि अल्टरनेटिंग पे? क्या लग रहा है? सबको अल्टरनेटिंग लग रहा है, आकिब को लग रहा है कि कंप्लीट रिवर्स पे। अल्टरनेटिंग लग रहा है, ठीक है जी, ठीक है। एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है? कोई फील मत कर जाना, है ना? तो ये कोई फील कर जाए कि बोले सर ने ऐसा कैसे बोल दिया। अब डियर, अज्यूम करो, ठीक है, किसी ने, जब अपने पे अज्यूम करोगे तो तभी ये फील आएगा थोड़ा सा, है ना? किसी ने आपके एक गाल पे थप्पड़ मारा, किसी ने किया, आपके फादर या मदर ने मारा, वही मार सकते हैं ना, और तो किसी में इतनी हिम्मत है नहीं। किसी ने आपके गाल पे थप्पड़ मारा, किसी इंटेंसिटी से मारा, है ना, मतलब कि राइट पे मारेगा तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट पे लगेगा तो राइट में जाएगा। सपोज राइट पे लगा आपको किसी इंटेंसिटी से, और फिर दूसरा थप्पड़ लेफ्ट पे लगा दूसरी इंटेंसिटी से, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, ज्यादा खतरनाक क्या है? दोनों गाल पे सेम इंटेंसिटी से थप्पड़ लगे, या एक गाल पे ज्यादा इंटेंसिटी से लगे और एक गाल पे कम इंटेंसिटी से लगे? अगर ये दोनों में से आपको एक चीज चूज करनी है, आपके फादर ने आपको पकड़ लिया कोई गलत काम करते हुए, उन्होंने कहा अब आ जाओ, और थप्पड़ लगने स्टार्ट हुए, ठीक है? अब आप, उन्होंने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये चूज कर लो कि दोनों गाल पे इक्वल इंटेंसिटी के थप्पड़ लगेंगे, मतलब कंप्लीट रिवर्स हो गया, है ना? उन्होंने कहा या तो एक गाल पे तेज लगेगा, एक गाल पे हल्का लगेगा। और ये तो दोनों गाल पे जो बोल रहे हैं सेम इंटेंसिटी के लगेंगे, ये जो सेम इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी है जब एक गाल पे तेज और एक गाल पे हल्का लगेगा, जो यहां पे तेज वाली इंटेंसिटी है। मतलब ये तो जा रहा है प्लस पी से माइनस पी, है ना, और ये जाएगा पी से लेके -p/2। समझ गए? मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों में सेम है। तो कौन सा चूज करोगे आप लेना? कौन सा ऑप्शन लेना चूज करोगे? कि दोनों गाल पे सेम इंटेंसिटी से लगे, कि एक गाल पे ज्यादा इंटेंसिटी से और एक गाल पे कम इंटेंसिटी से लगे? क्योंकि जो यहां पे भी आपके, जो अगर ये वाला आप चूज करते हो ना कि एक पे ज्यादा की इंटेंसिटी हो एक पे कम की इंटेंसिटी हो, तो जो ज्यादा वाली इंटेंसिटी है ना वो तो पी है, और यहां पे उसी इंटेंसिटी से दोनों तरफ लग रहा है। फील कर पा रहे हो कि एक इंटेंसिटी से आपके दोनों गाल पे लग रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसी इंटेंसिटी से एक गाल पे लगे लेकिन दूसरे गाल पे थोड़े कम इंटेंसिटी से लगे। ज्यादा डेंजर कौन सा है? ये है खतरनाक कंप्लीट रिवर्स्ड, ऑल्टरनेटिंग नहीं। भाई यहां पे भी तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यहां पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड उतना ही है हर बार, उसी मैग्नीट्यूड से चोट लगेगी, ज्यादा मैग्नीट्यूड से हर बार चोट लगेगी। बट यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड कम हो गया ना, दूसरे दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में क्या हो गया? मैग्नीट्यूड कम हो गया। ओके? तो जब भी डियर हम फटीग लोड को पे डिजाइन करते हैं ना, जब भी फटीग लोड पे चीजें डिजाइन होती हैं, तो कौन से लोड पे डिजाइन होती हैं? सबसे वर्स्ट केस कौन सा बनता है? दैट इज कंप्लीट रिवर्स लोड के बेस पे डिजाइन होती है। क्योंकि अगर यहां पे अगर वो बियर कर गया, बाकी दो में तो सहन कर ही लेगा।
ज्यादा ही फील हो गया, ठीक है। ठीक है जी, तो ये बात थी हमारी किसकी, टाइप्स ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलो अब डियर ध्यान सुनना मेरी बात। अब आपको अगर थोड़ा सा ध्यान याद कर पा रहे हो, कल हमने बात की थी नॉर्मल और शेयर लोड की। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ लोड ऑन मेंबर। अब ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने आज कंप्लीट करना है, तभी हम कल से स्टार्ट कर पाएंगे व्हाट इज स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लोड ऑन मेंबर। ठीक, और इसकी ना हम एक ना सुंदर सी टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे। और ये टेबल डियर आपको मैं बता रहा हूं बहुत हेल्प करेगा, ना ही सिर्फ सोम में, आपके पूरे इंजीनियरिंग में। देखो जी, अब मेंबर के ऊपर कैसा लोड लगा है। ठीक है, इधर ओहो, इधर आ गया लोड, इधर आएगा इफेक्ट। इफेक्ट में आएगा एक तरफ पहले आएगा क्या, एक्सियल लोड, शियर लोड, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, सबसे पहला लोड कौन सा था डियर हमारा, नॉर्मल लोड था। नॉर्मल के दो टाइप थे हमारे पास, एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है, पहले बात करते हैं डियर एक्सियल लोड की। एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, अब एक्सियल लोड आपको पता है किस तरह से लगेगा मेंबर पे, ये लग रहा होगा मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा होगा ये। ठीक है, ये लग गया, दिस इज द एक्सियल लोड, ये लग गया लोड पी, मेंबर के ऊपर ये पी लोड लगा है। कैसा लोड है ये, एक्सियल, एक्सियल। अब आप खुद सोच के बताओ, ठीक है, खुद बताओ जरा, थोड़ा सा खुद फील करके बताओ, क्या इस लोड की वजह से ये बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। ठीक है, मतलब ये क्या है, यहां से पकड़ के खींच रहे हैं इसको बाहर की तरफ, क्या इस पी लोड की वजह से मेंबर के अंदर कोई बेंडिंग मूवमेंट आपको फील हो रहा है, कोई बेंडिंग मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, क्या मेंबर के अंदर कोई बेंडिंग मूवमेंट आएगा इसकी वजह से। क्या एक्सियल लोड लगने की वजह से मेंबर के अंदर कोई मूवमेंट बन रहा है, क्या मेंबर कहीं से मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ेगा। क्या मेंबर घूम जाएगा, क्या ट्विस्टिंग आएगा, क्या ट्विस्टिंग आएगा, क्या मेंबर घूम जाएगा, ना मेंबर घूमेगा भी नहीं। तो कोई भी एक्सियल लोड के लगने की वजह से मेंबर के अंदर कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा, बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा जीरो, ना ही कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा जीरो। ये पी कैसा लोड है, ये नॉर्मल लोड है। ये कैसा लोड है, नॉर्मल लोड है। जब मेंबर के ऊपर नॉर्मल लोड लगा है तो क्या मेंबर कोई शियर लोड फील करेगा, नहीं, कोई भी शियर लोड नहीं फील करेगा। ये कैसा लोड है मेंबर पे, एक्सियल लोड है, तो हाँ ये मेंबर एक बस एक्सियल लोड ही फील करेगा, और कितनी इंटेंसिटी करेगा, जितनी इस पे लोड लग रहा है पी, इसी इंटेंसिटी का सिर्फ एक्सियल लोड फील करेगा। तो मेंबर के ऊपर अगर डियर एक्सियल लोड लगा हुआ है, उस एक्सियल लोड की वजह से मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड फील करेगा, और एक्सियल लोड फील करेगा तो सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस आएगा। इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि मेंबर के अंदर सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस आएगा इस केस में। ठीक है, अब एक्सियल स्ट्रेस फाइंड कैसे करेंगे वो आगे चल के देखेंगे। क्या कोई शियर लोड आएगा, शियर लोड क्यों आएगा भाई, जब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कोई लोड लगा ही नहीं है तो शियर क्यों आएगा। और ये हमने फील कर लिया कि इसकी वजह से कोई बेंडिंग मूवमेंट या ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इसेंट्रिक एक्सियल। कैसा लोड लग रहा है मेंबर के ऊपर, इसेंट्रिक एक्सियल। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, इसेंट्रिक एक्सियल। डियर जब भी कभी इसेंट्रिक लोड का इफेक्ट फील करना हो,
क्या करना हो, इसेंट्रिक लोड का इफेक्ट फील करना हो तो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं आज, और ये कभी भूलना नहीं है आपने। वैसे अगर आपने सीख लिया तो वैसे भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में ही है ना। हम क्या चीज भूलते हैं भाई, वही तो भूलोगे ना जो आपने कभी याद किया होगा। सपोज आपने कभी जिंदगी में कोई एक चीज है जो आपने कभी कोई चीज वो याद ही नहीं की, तो जो चीज हमने याद ही नहीं कही है, याद ही नहीं की है, उसको कभी भूल पाएंगे क्या? उसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। भूलेंगे तो वो ना जिनको याद किया होगा, उनको ही तो भूलेंगे, तो याद करेंगे ही नहीं। सीख लेंगे, क्योंकि जो चीज हमने एक बार सीख ली वो आप कभी नहीं भूलोगे। साइकिल चलाना आपने एक बार सीख लिया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, चाहे 5 साल बाद चलाओगे तब भी चला पाओगे। कॉन्सेप्ट सीख लिया, उस पर थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला कि डियर मेंबर के ऊपर ये लग रहा है लोड, ये भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी, बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। ये लोड लग रहा है पी, ये लग रहा है पी लोड। अभी जो पी लोड है ये इस मेंबर के लिए कैसा लोड है, ये हम देख पा रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तो पैरेलल है, लेकिन डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे नहीं लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे लग रहा है ना। और वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस ये है ई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो कैसा लोड हो गया, ये हो गया इसेंट्रिक एक्सियल लोड। कैसा लोड हो गया, ये हो गया इसेंट्रिक एक्सियल लोड हो गया। ठीक है, तो हमको इस इसेंट्रिक एक्सियल लोड का इफेक्ट देखना है मेंबर के ऊपर क्या आएगा। तो कोई भी इसेंट्रिक लोड हो उसका इफेक्ट देखने के लिए क्या करते हैं हम ऑलवेज, ध्यान से सुनना, अप्लाई, अप्लाई टू इक्वल एंड अपोजिट लोड, अप्लाई टू इक्वल एंड अपोजिट लोड एट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, दैट इज P1 एंड P2 सच दैट किस तरह से अप्लाई करना है, उसने क्या बोला कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे दो इक्वल एंड अपोजिट लोड लगाने हैं, मतलब P1 और P2 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हमने क्या किया, ये लगा दिया इधर P1 और यहां से, और ये लगा दिया हमने यहां पे P2, ये लगा दिया हमने P2 सच दैट किस तरह से कि जो P1 और P2 है भाई इक्वल होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। जो इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ठीक है, लेकिन वो है कितना, वो किसके इक्वल होगा, वो एग्जैक्ट P के इक्वल होगा जो एक्सटर्नल लगा हुआ है बाहर से। एक्चुअल में तो P लगा हुआ है ना, तो इस तरह से हमने क्या किया, दो इक्वल एंड अपोजिट लोड लगा दिए लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे। डियर ये इसी तरीके से होगा, ध्यान सुनना मेरी बात, ये इसी तरीके से होगा जैसे हम बचपन से मैथ्स में पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं मैथ्स में, कि किसी भी इक्वेशन में मैंने x प्लस कर दिया, उसी इक्वेशन में मैंने x माइनस कर दिया, तो उस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा काम हम बचपन से बहुत करते हुए आए हैं, चीजों को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए। हमने सेम वैल्यू ऐड कर दी किसी इक्वेशन में, सेम वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दी उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इक्वेशन उससे हम ऐसी फॉर्म में डेवलप कर लेते हैं जिससे कि उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये काम हमने बचपन में बहुत किया है, सेम काम हम यहां पे कर रहे हैं। तो हमने इक्वल एंड अपोजिट लोड लगा दी मेंबर पे, जिससे ओवरऑल मेंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इससे हम अब इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब भाई ध्यान सुनना, नाउ अब ध्यान से देखना, मैं देख रहा हूं इफेक्ट इफेक्ट ऑफ P एंड P2, P एंड P2। ठीक है, अब देखो इधर देखो डियर, ऐसे हो रहा है, इधर तो लग रहा है P, है ना, और ये इधर लगा हुआ है P2, ये P2 लगा है, और P और P2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, और ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, ई डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। तो P और P2 मिलके डियर क्या बना रहे होंगे, क्या एक कपल बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे होंगे, बेंडिंग कपल, क्या इस तरह से बैंड, ये बेंडिंग कपल बनाएंगे, एक बेंडिंग मूवमेंट डेवलप करेंगे। क्योंकि क्या होता है कपल, कपल की डेफिनेशन क्या है डियर, कपल किसको बोलते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट
टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एट अ डिस्टेंस फॉर्म अ कपल। ठीक है, तो इसका कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, P इंटू ई। टू इक्वल एंड अपोजिट, भाई P और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये दोनों मिले क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे इस तरह से। और ये कपल क्या करेगा, फील करो मेंबर पे, फील करो, मेरे कहने पे मत जाओ, मेंबर पे फील करो, P1 को भूल जाओ। P2 और P मिलके क्या कर रहे होंगे, इस मेंबर को घुमा रहे होंगे कि बेंड कर रहे होंगे, सोचो। P और P2 मिलके इसको बेंड करेंगे, घुमाएंगे, इसको बेंड करेंगे, बेंड करेंगे तो बेंडिंग कपल, घुमाएंगे तो ट्विस्टिंग कपल। तो इफेक्ट ऑफ P एंड P2 क्या होगा, दैट इज P एंड P2 विल फॉर्म ए बेंडिंग कपल, बेंडिंग कपल। और ये जो बेंडिंग कपल होगा डियर, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा, P इंटू ई, जितना लोड लग रहा है P और जो उसकी सेंट्रिसिटी है E। तो ये जो बेंडिंग कपल होगा, ये जो बेंडिंग कपल या बेंडिंग मोमेंट इसको आप बोलो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, P इंटू ई होगा। और ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मेंबर पे, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इतना ही रहने वाला है। अब बचा P1, अब P और P2 का काम खत्म हो गया, P1 को देख लो। तो अब P1 किस टाइप का लोड है, मेंबर के ऊपर। अब P1 किस टाइप का लोड है, P1 तो अब डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगा है, P1 तो एक्सियल लोड है। इफेक्ट ऑफ P1, तो P1 क्या हो गया डियर, P1 इज अ एक्सियल लोड। अब P1 कैसा लोड हो गया, एक्सियल लोड हो गया मेंबर के ऊपर। तो डियर जब भी मेंबर के ऊपर अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा है तो एक तो मेंबर एक्सियल लोड फील करेगा, एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस आएगा, और डियर मेंबर एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट भी फील करेगा P इंटू ई, और उस बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। तो इस मेंबर के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस भी जनरेट होगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा। उनका कॉम्बिनेशन से हम देखेंगे कि इस मेंबर को डिजाइन कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगे तो इसेंट्रिक एक्सियल की वजह से क्या मेंबर पे एक्सियल लोड आएगा, जी हाँ आएगा, P आएगा, है ना, देखा ना आपने, P आया, कितना आया, P1 आया। और ये तो हमको पता है P1 तो P के इक्वल है ना, P1 भी तो P के इक्वल है। शियर लोड, शियर क्यों आएगा भाई, शियर लोड तब आएगा जब मेंबर पे शियर लगा होगा, ये तो इसेंट्रिक एक्सियल लगा हुआ है, नॉर्मल का टाइप है, तो शियर तो आएगा ही नहीं। क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा, जी हाँ आएगा। ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो लोड लग रहा है और जिस इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। क्या ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, मेंबर क्या घूम रहा होगा, नहीं। क्या घूमने का ट्राई करेगा, नहीं करेगा। हाँ मेंबर बेंड होने का ट्राई करेगा, इसको जरूर, तो ये बेंडिंग मोमेंट आएगा P इंटू ई। तो ध्यान रखना आगे से, एक्सियल कभी भी मेंबर के ऊपर इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगेगा तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है एक्सियल लोड तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, और जो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। ये बात सबको समझ आई। भाई ये बात अगर समझ में आएगी तभी जब हम इसेंट्रिक टीएसएल का इफेक्ट देखेंगे तभी वो समझ में आएगा, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। हमने क्या किया, पी लोड लगा हुआ था ना, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे नहीं लगा था, तो हमने क्या किया, पी के ही इक्वल दो लोड लगा दिए अपोजिट डायरेक्शन में, P1 और P2। नाम अलग अलग दिए लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है इनका। हमने इफेक्ट देखा, P और P2 मिलके क्या करेंगे, P और P2 मिलके इसको क्या करेंगे, बेंड करने का ट्राई करेंगे, इधर बेंड करेंगे ना इस तरह से। तो P और P2 मिलके एक बेंडिंग कपल लगाएंगे। कपल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। कितना फोर्स है, P फोर्स है दोनों तरफ से, कितनी डिस्टेंस पे, E डिस्टेंस पे। बचा P1, तो P1 क्या है, P1 तो एक्सियल लोड है। ठीक है, तो P1 एक एक्सियल लोड है तो मेंबर के ऊपर एक्सियल लोड आएगा, और P और P2 मिलके एक बेंडिंग फॉर्म करेंगे तो बेंडिंग आएगा मेंबर के ऊपर। तौफीक साहब, P इक्वल टू P1, हाउ, ये तो हमने अभी मैंने क्या बोला, अप्लाई, ये हमने काम एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट लोड, ये मैंने P1 और P2 लगाए हैं अपनी तरफ से,
इसको इजीली सॉल्व करने के लिए, और मैंने खुद से ये मैं बोल रहा हूं कि मैं इस तरह से ही लगाऊंगा कि P1 और P2 का मैग्नीट्यूड P के इक्वल ही होगा। ठीक है, इस तरह से मैं अज्यूम कर रहा हूं इसको कि P1 और P2 जो मैं लगा रहा हूं ये P के इक्वल है। ओके, तभी तो इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये अलग अलग मैग्नीट्यूड के लगा दिए ना हमने, तो इस मेंबर के ऊपर सारे डायनेमिक्स ही चेंज हो जाएंगे। इस मेंबर के ऊपर डायनेमिक्स चेंज ना हो, इसीलिए P1 और P2 सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड क्या हो, और चीजों को आसान करने के लिए वो तो हमारे हाथ में है ना, हम उसका मैग्नीट्यूड क्या रखें। तो आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप इस इक्वेशन में कोई भी एक नंबर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर, लेकिन सेम नंबर आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन वो नंबर है क्या मैं 5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मैं 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, मैं कौन सा करूं, वो तो मेरे हाथ में है ना। वो तो मैं वही नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा जिससे कि मैं इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाऊं, है ना। तो यहां पे P1 और P2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, जिससे कि इस मेंबर के डायनेमिक से फर्क ना हो। लेकिन वो मैग्नीट्यूड है कितना, वो तो मैं डिसाइड करूंगा जिससे कि मेरा काम इजी हो जाए। तो मैग्नीट्यूड में कितना रखूंगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल लोड P लग रहा है, वो मैग्नीट्यूड में उतना ही रखूंगा। ठीक है, ओके, चलो अब आगे देखो। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, दैट इज टीएसएल की। टीएसएल अब टीएसएल आपको पता है ये होगा, है ना, इस तरह से लग रहा होगा शियर लोड, ये पी लोड लग रहा है कुछ। अब ये तो शियर लोड होगा ना, अब शियर लोड है तो क्या कोई एक्सियल लोड आएगा, कोई भी एक्सियल लोड नहीं आएगा। अब शियर लोड है तो क्या शियर लोड आएगा, जी हाँ शियर लोड आएगा, कितना आएगा, जितना लगाया उतना ही आएगा ऑब्वियसली। तो पी तो शियर लोड आएगा। अब क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा क्या, अब खुद बताओ, इस पी लोड की वजह लगने की वजह से जो आपका मेंबर है, ये जो आपका मेंबर है, क्या बेंडिंग होगा, ये क्या बैंड हो जाएगा, जी हाँ, ये तो इस लोड की वजह से कुछ ऐसा बन जाएगा ना, इस तरह से बैंड होगा, बेंडिंग तो आएगा। लेकिन क्या ये बेंडिंग हर जगह कांस्टेंट है कि अलग अलग है, हर सेक्शन पे ये बेंडिंग मोमेंट सेम है कि अलग अलग है। डियर यहां पे वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आएगा, शियर लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा, वेरिएबल आएगा, आएगा और वेरिएबल भी होगा। ठीक है, और जब वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट होगा तब हमारा काम क्या है, हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो। उस कंडीशन पे हम हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की तरफ जाएंगे जब भी वेरिएबल होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा, सबसे दूर वाले सेक्शन पे होगा। अगर इसका लेंथ टोटल एल है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी इंटू एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी इंटू एल। अरे ऐसे ही तो है, ये है, यहां पे लग रहा है पी, मैंने कहा एक पॉइंट ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स है, एक पॉइंट ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा, आप बोलोगे पी इंटू एक्स, बी पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा, आप बोलोगे पी इंटू एल। तो जितना दूर जाएंगे लोड से उतना ही बेंडिंग मोमेंट बढ़ता रहेगा, और मैक्सिमम कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो शेयर की वजह से डियर बेंडिंग मोमेंट आएगा और वो वेरिएबल आएगा। ठीक है, एक तो शेयर लोड आएगा, तो शेयर लोड की वजह से शेयर स्ट्रेस आएगा, और एक बेंडिंग मोमेंट आएगा, और वो बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल होगा। और जब भी बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल होगा तो हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ढूंढना है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए डिजाइन करेंगे ना भाई। क्या इस लोड की वजह से ये मेंबर घूमने का ट्राई कर रहा हो, क्या इसमें रोटेशन आ रहा होगा, कोई रोटेशन नहीं आएगा इसकी वजह से। तो यहां पे भी ट्विस्टिंग मोमेंट क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, इसेंट्रिक टीएसएल। अब एक चीज तो कंफर्म है भाई, टीएसएल है तो शेयर का टाइप है, कोई एक्सियल लोड तो आएगा नहीं, और शेयर लोड जितना आएगा उतना लग रहा होगा उतना ही आएगा, पी आएगा। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट की, ध्यान से देखना दोबारा।
देखो अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट ना आपको ये लिखवा के भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन फील कर लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, फिर आसान हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, हमको अब यहाँ पे हो सकता है 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा जरूर लग जाए, लेकिन उसके बाद जब आगे का सोम चलेगा उसमें फिर इंजॉयमेंट होगा पूरा। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, ये हमारा मेंबर है। ठीक है, इस मेंबर पे यहां पे मैंने ये क्या लगाया, ये मैंने लगाया है ब्रैकेट। ये लोड नहीं है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब इस ब्रैकेट पे ये लग रहा है लोड। अब ये जो लोड लगा डियर, ये मैंने कहा पी लोड है। कैसा लोड है? पी लोड है। ठीक है, और ये जा रही है इसकी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। अब ये तो हमने कल ही बात कर ली थी कि ये कैसा लोड होगा, ये होगा इसेंट्रिक एक्सियल, सॉरी इसेंट्रिक टीएसएल। क्यों होगा अब ये मत पूछना, ये हमने कल ही कर ली थी बात। ये इसेंट्रिक टीएसएल है। अब डियर इसका इफेक्ट देखने के लिए हमने क्या करना है, अब आपको पता है पहले से ही, किसी भी मेंबर का अगर हमने इफेक्ट देखना है, किसी भी मेंबर का अगर हमने इफेक्ट देखना है तो क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओ। लगाओ, आओ लगाते हैं। एक तो ये लगा दिया और एक ये लगा दिया इधर। ठीक है, ये देखो, एक मैंने ये लगा दिया P1 और एक ये लगा दिया P2। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी कितनी है इसकी बोल दिया, E है। सो अब देखो, अब ध्यान से देखना भाई, इफेक्ट ऑफ, थोड़ा फील करने की कोशिश करना, P एंड P2। अब मेरे को एक बात बताओ, P और P2 का जो इफेक्ट होगा वो क्या इफेक्ट होगा? वो बेंडिंग इफेक्ट होगा या ट्विस्टिंग इफेक्ट होगा? बताओ। P और P2 मिलके इसको बेंड कर रहे होंगे कि इसको घुमाने की कोशिश करेंगे? अरे खान साहब, अमन, ये मेरा काम ये भी है, ये कब पढ़ाने का ना। अगर देखो, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, ठीक है, और वो अगर इजीली समझ में नहीं आ रही है, एक भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रही है, तो फिर ना कोई मतलब नहीं है बताने का। तो मेरा वो काम है, मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, बस कोई मैं नई चीज नहीं कर रहा हूँ। और ये चीज ना आपको भी करनी है अपनी लाइफ में। आप कुछ भी काम करोगे, आप पढ़ाई का काम कर रहे हो, उसको आपको शिद्दत से करना है। आप कहीं जॉब करोगे, कहीं काम करोगे, अपना बिजनेस करोगे, वो आपको अच्छे से करना है, तरीके से करना है। ठीक है, इस तरह से करना है कि ना जब काम खत्म हो तो अपने को सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपना अच्छा किया है, बस ये हो जाएगा तो ना वो काम आपका सामने वाले को खुद अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग फील कर पा रहे हो चीज? ट्विस्ट ये घुमाने की कोशिश करेगा P और P2 मिलके, है ना? तो ये P और P2 क्या देगा? ट्विस्टिंग इफेक्ट देगा। क्या देगा? इट विल गिव अ ट्विस्टिंग। तो डियर एकमात्र ऐसा फोर्स है, एकमात्र ऐसा लोड है जिसकी वजह से मेंबर के अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट क्रिएट होता है, और वो है इसेंट्रिक टीएसएल। बहुत पूछते हैं एग्जाम में, आज के बाद नहीं भूलोगे, नहीं तो रट के जाना पड़ता है। क्या देगा ये? ट्विस्टिंग कपल देगा और मूवमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगेन वही होगा P इंटू ई। ओके, और P इंटू ई का होगा, और ये कैसा होगा? कांस्टेंट रहने वाला है। पूरा मेंबर क्या इसी के उससे घूम रहा होगा? जी हाँ, इसी मैग्नीट्यूड से पूरा मेंबर रोटेट होने का ट्राई करेगा, P इंटू ई। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट था। ये एक लोड लगा ऐसे, और ये एक लोड लगा ऐसे, लग रहा है ना? खुद अज्यूम कर लो, यहाँ पे अभी भी अगर फील नहीं होगा तो अब फील हो जाएगा। देखो ये P लग रहा है और ये P2 लग रहा है, और P2 भी P के इक्वल ही है ना? ये तो हमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है कि P1 P2 का मैग्नीट्यूड सेम है और वो P के इक्वल है। ये डिस्टेंस कितना है? E है। ठीक है, अब ये दोनों जो फोर्स है P और P2 मिलकर क्या करेंगे? इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बनाया हुआ ऐसे, एक्चुअली में क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, बोर्ड के परपेंडिकुलर लगा हुआ है। ये अंदर की तरफ लगाया और P2 बाहर की तरफ लग रहा है। ओके, अब P और P2 मिलके तो एक ट्विस्टिंग कपल लगाएंगे इसके ऊपर, और जो कांस्टेंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा P इंटू ई। अब बचा कौन? P1। अब P1 का इफेक्ट क्या है जी?
ध्यान से देखना भाई, इफेक्ट ऑफ P1। अब P1 कैसा लोड है? P1 है TSL। अब P1 तो TSL हुआ ना भाई, शियर लोड ही तो हुआ P1। लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो कैसा लोड हुआ? शियर लोड हुआ। अब P1 अगर TSL है, शियर लोड है, तो अभी अभी हमने देखा डियर, क्या देखा अभी अभी हमने, कि जब TSL लग होता है ना, तो TSL की वजह से एक शियर लोड लगता है और एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आता है। ठीक है, तो P और P2 की वजह से तो ट्विस्टिंग कपल आएगा कांस्टेंट, और P की वजह से क्या आएगा? P की वजह से एक तो शियर लोड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? P1 होगा, जो कि P के इक्वल ही है। और इसकी वजह से P1, क्योंकि P1 एक शियर लोड हो गया, TSL हो गया, इसकी वजह से क्या आएगा? एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। और जब वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आता है, इस कंडीशन पे हम हमेशा किधर देखते हैं? हम देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की तरफ। किधर जाते हैं? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस L1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L2 है, और अगर मैंने बोला L2 इज ग्रेटर देन L1, तो ये ए पॉइंट है इधर वाला, और इधर वाला बी पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ए पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा? आप बोलोगे P1 इंटू L1, है ना। मैं पूछता हूं बी पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा? आप बोलोगे P1 इंटू L2। दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम ये वाला है। इस केस में मैक्सिमम कौन सा आएगा? और P1 P के इक्वल है, तो P इंटू L2। दोनों साइड चेक करेंगे, जिधर मैक्सिमम होगा फिर उधर की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, तो दोबारा देखो, P और P2 मिलके इसको रोटेट करने का ट्राई करेंगे, ये तो ट्विस्टिंग देंगे। और P1 इसके लिए कैसा हो गया? P1 इसके लिए हो गया TSL। अब TSL होगा तो TSL की वजह से हम पहले ही देख चुके हैं, TSL की वजह से एक शियर लोड आएगा और एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो डियर, अगर मेंबर के ऊपर कौन सा लोड है? इसेंट्रिक TSL लग रहा है, इसेंट्रिक TSL की वजह से एक तो शियर लोड आएगा, अगेन एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है? मेंबर के ऊपर अगर शियर लोड लगे, ये दोनों शियर लोड के टाइप है ना, जब भी मेंबर के ऊपर कोई भी टाइप का शियर लोड लगेगा अगर, तो वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब इसेंट्रिक TSL होगा, इस केस में आपको ट्विस्टिंग मोमेंट भी देखने को मिलेगा, और ये कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और कितना होगा? वही लोड इंटू इसेंट्रिसिटी से, कितना होगा? लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। बोलो भाई, ये बात सबको समझ आई? जिशान, ये ना सब्जेक्ट की डिमांड है। ठीक है, ये सब्जेक्ट की डिमांड ही ऐसी है, अगर मैं ये चीज नहीं बताऊंगा ना स्टार्टिंग में, तो फील नहीं आएगा आगे चल के। सोम तो खत्म हो जाएगा, आप 70-80% क्वेश्चन भी कर दोगे, लेकिन सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा। समझ गए हो? अब अगर ये चीज समझ गए हो, जो चीज, अब देखो, एक चीज हमने समझ ली, अब जो चीज हमने समझी है, अब इसको अप्लाई भी तो करके देखना है, तभी तो पता चलेगा, है ना, कि कितना समझे हैं। ठीक है, तभी पता चलेगा कितना समझे हैं। अब देखो, ठीक है, और जिसको अभी भी थोड़ा वो डाउट है, अब जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, उस एग्जांपल से और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, जैसे हमने कल किया था ना, टाइप्स ऑफ लोड समझ के फिर उसके एग्जांपल देखे थे, अब वो सेम एग्जांपल मैं दोबारा लेके आने वाला हूं। ठीक है, देखो, कल वाली एग्जांपल है, देखो पी लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, ये एक ब्रैकेट है ए बी, ये ब्रैकेट है बी सी, और ये ब्रैकेट है सी डी। ठीक है, इसका लेंथ एल है, ये L/2 है, और ये L/4 है। अब हमने छोटा सा टेबल बना लेना है मेंबर ए बी के लिए। मेंबर ए बी पे क्या क्या हो रहा होगा, मेंबर बी सी पे क्या क्या हो रहा होगा, और मेंबर सी डी पे क्या क्या हो रहा होगा। क्या क्या हो सकता है? वही सेम चीज, क्या एक्सियल लोड है, क्या शियर लोड है तो कितना है, क्या बेंडिंग मोमेंट है,
और क्या ट्विस्टिंग मोमेंट है। अब देखो, अब हमको ये बताना है अब डियर आपको ये टेबल ना पूरी फिल कर लेनी है, ठीक है। ये इसको नोट करो, अपना टेबल को फिल कर लो। पहले एक हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आप करना, एक हम मिलकर कर लेते हैं एक साथ। अब हमको ये बताना है कि ए बी मेंबर के ऊपर क्या कौन कौन से इफेक्ट आएंगे। अब ए बी मेंबर पे कौन कौन से इफेक्ट आएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको ये पहचानना आना चाहिए कि ए बी मेंबर के लिए लोड कौन सा है। अगर हम यही नहीं पहचान पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये तो हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो पी लोड है ये ए बी मेंबर के लिए कैसा लोड है, ये ए बी मेंबर के लिए एक्सियल लोड है जी। कैसा लोड है, एक्सियल लोड है। ये काम हम पहले कर चुके हैं, है ना। अब अगर एक्सियल लोड लग रहा है किसी मेंबर पे तो हमको पता है उस मेंबर पे अगर ए बी पे सिर्फ एक्सियल लोड लग रहा है तो एक्सियल लोड ही आएगा, और कितना आएगा, पी आएगा। क्या एक्सियल है तो शियर तो आएगा ही नहीं। एक्सियल की वजह से कोई बेंडिंग मूवमेंट आता है, कोई भी नहीं आता, कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। अब ये देखते हैं बीसी मेंबर। अब जो पी लोड है ये बीसी मेंबर के लिए कैसा है, ये बीसी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया जी, है ना। तो ये लोड इसके बीसी मेंबर के परपेंडिकुलर है, और जब इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं ड्रॉ करता हूं तो ये यहां पे इसको मीट कर जाएगा, तो इसके लिए कैसा हो गया, टीएसएल हो गया। अब जब टीएसएल है, शियर लोड है, बीसी मेंबर के लिए पी लोड कैसा है, शियर लोड है, टीएसएल। एक्सियल होगा, एक्सियल क्यों होगा, क्योंकि शियर लोड है। तो शियर लोड है तो कितना होगा, जितना पी है उतना ही होगा। क्या बेंडिंग मूवमेंट आएगा, जी हाँ बेंडिंग मूवमेंट आएगा। अब शियर लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आता है, और कैसा बेंडिंग मूवमेंट आता है, वेरिएबल आता है। अब वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट जब आएगा तो उस कंडीशन में हम किधर जाएंगे, मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहां होगा, अब हम देखेंगे इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पे मीट करेगा, इसको इस पॉइंट पे मीट करेगा लाइन ऑफ एक्शन, है ना। तो यहां से इस पॉइंट से मैक्सिमम मोमेंट कहां बन रहा होगा, इस सी पॉइंट पे बन रहा होगा। कितना हो जाएगा, पी इंटू एल, एल बाई टू। कितनी डिस्टेंस पे, एल बाई टू डिस्टेंस पे, ठीक है। तो बीसी मेंबर पे जो मैक्सिमम मोमेंट है वो कहां फील होगा, सी पॉइंट पे फील होगा, और कितना फील होगा, पी इंटू एल बाई टू होगा। और जो टीएसएल है, टीएसएल की वजह से कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं आता है। अब सीडी मेंबर के लिए देख लेते हैं, है ना। ये सीडी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब ये जो लोड है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी इसेंट्रिसिटी पे है, डायरेक्ट तो एक्ट नहीं कर रहा है। ये इसेंट्रिसिटी कितनी है, ये इसेंट्रिसिटी एल बाई टू ही है। कैसा लोड हो गया, ये हो गया इसेंट्रिक एक्सियल। इसेंट्रिक एक्सियल। अब अगर इसेंट्रिक एक्सियल है तो नॉर्मल का टाइप है तो एक्सियल लोड होगा, कितना होगा, जितना लगा हुआ है पी लोड। शेयर तो नहीं होगा क्योंकि एक्सियल लगा हुआ है। क्या बेंडिंग मूवमेंट आएगा, जी हाँ आएगा। इसेंट्रिक एक्सियल से भी आता है और कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट कितना होता है, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। कितना होता है, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कितनी है इस बार, पी बाई टू है। तो यहां पे भी बेंडिंग मूवमेंट कितना आएगा इस मेंबर पे, पी बाई टू आएगा। लेकिन इस बार जो पी इंटू एल बाई टू है पूरे मेंबर पे सेम रहने वाला है, ठीक है। ये कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट रहेगा क्योंकि इसेंट्रिक एक्सियल में बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट रहता है। कितना होता है वो कांस्टेंट, ये हमने देखा था, दैट इज लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी कितनी है, इस लोड की इस मेंबर से कितनी इसेंट्रिसिटी है, एल बाई टू इसेंट्रिसिटी। क्या इसकी वजह से कोई ट्विस्टिंग आएगा, कोई भी ट्विस्टिंग नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट केस अब आप लोग खुद ट्राई करोगे, चलो। सेम क्वेश्चन है, जो हमने कल किया था ना वो सेम ही रहने वाला है। इस बार ये लग रहा है लोड पी,
यही ए बी, बी सी और सी डी, एल, L/2, L/4। ठीक है, सेम टेबल ये आपको ड्रॉ करना है दोबारा से। करो भाई जल्दी से, बताओ बताओ ए बी पे क्या रहने वाला है, बी सी पे क्या रहने वाला है और सी डी पे क्या रहने वाला है। ये सी डी है, सॉरी सी डी। एक्सियल लोड, shear लोड, बेंडिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि लोड का टाइप क्या है मेंबर के लिए, है ना। तो ए बी मेंबर के लिए कैसा लोड हो गया है, ए बी मेंबर के लिए कैसा लोड होगा, टीएसएल होगा, है ना, परपेंडिकुलर लग रहा है इसके और इस पे मीट भी कर रहा है। बीसी मेंबर के लिए कैसा लोड है, दैट इज इसके पैरेलल है लेकिन इसकी इसेंट्रिसिटी पे है, कैसा हो गया, इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। और सीडी मेंबर के लिए कैसा लोड है, इसके लिए टीएसएल है, तो इसके परपेंडिकुलर है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसको यहां पे मीट कर जाएगी। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ ए बी के लिए, ये चारों जो ए बी के केस में चारों बॉक्स हैं ये आपने फिल करने हैं। ये चारों बॉक्स ए बी के केस में आप फिल कर दो। पहले मेरे को ऑप्शन दो ए बी के लिए, सर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चार आंसर। फिर बीसी के लिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चार आंसर। फिर सी डी के लिए। जी अशरफ साहब। ए बी के लिए, अच्छा चलो, ये तो ए बी के लिए टीएसएल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब टीएसएल अगर है तो एक्सियल होगा। एक्सियल क्यों होगा भाई, जब शेयर लोड है तो शेयर होगा, पी आएगा, है ना। बेंडिंग मूवमेंट आएगा, हाँ आएगा, टीएसएल है ना। और मैक्सिमम आएगा इस केस में। और मैक्सिमम कितना है, पी इंटू बी पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा, कितना आ जाएगा, PL/4 हो जाएगा। ट्विस्टिंग आएगा, ट्विस्टिंग तो आएगा ही नहीं, ट्विस्टिंग तो सिर्फ एक ही लोड की वजह से आता है, सेंट्रिक टीएसएल से। बीसी के लिए कैसा है, सेंट्रिक एक्सियल, सेंट्रिक एक्सियल है तो एक्सियल होगा, जी हाँ होगा, पी होगा। शेयर होगा ही नहीं क्योंकि सेंट्रिक एक्सियल है। ठीक है, और यहां से ये इसेंट्रिसिटी कितनी है, L/4 है, तो कितना होगा बेंडिंग मोमेंट, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी होगा, दैट इज PL/4। ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है,
क्योंकि इसेंट्रिक एक्सियल के लिए बेंडिंग मोमेंट पूरे मेंबर पे कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। लोड कितना है, पी है, कितनी इसेंट्रिसिटी है, L/4 है। इस लोड की इस मेंबर से कितनी दूरी है, L/4 है। सीडी कैसा है, सीडी अगेन टीएसएल है, तो एक्सियल तो नहीं होगा, हाँ शियर होगा जो कि पी होगा। अब बेंडिंग मोमेंट होगा, जी हाँ बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा, अब ध्यान से देखना भाई, ये पी लोड इसको कहां पे मीट करेगा, यहां पे करेगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन। पूरा डिस्टेंस एल है, इधर का L/4 हो गया, इधर कितना हो गया, इधर 3L/4 हो गया। ऐसे ही तो हुआ। तो अगर मैं सी पॉइंट पे निकालता हूं बेंडिंग मोमेंट, सीडी मेंबर के लिए बात कर रहे हैं, जब मैं सीडी मेंबर के लिए बात कर रहा हूं और सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं, तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है पी इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, L/4। और जब मैं डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूं, कितना आएगा, लोड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 3L/4। तो ये PL/4 है या 3PL/4 है, तो मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम डी पॉइंट पे है 3PL/4। ये मिस्टेक होने के चांस थे बस यहाँ पे। जब भी टीएसएल जब लोड होगा ना डियर, और टीएसएल अगर किसी कॉर्नर में ना लग के बीच में लग रहा होगा, तो दोनों तरफ चेक करना है कि मैक्सिमम किधर बन रही है। जिधर की डिस्टेंस ज्यादा होगी उधर ही ज्यादा बनेगा, है ना, और ट्विस्टिंग मोमेंट तो आएगा ही नहीं। ये हो गया। बोलो भाई, क्लियर है सबको ये वाला। देखो ऐसे है ना, समझो, मैं कह रहा हूं ये मेंबर है, ठीक है, ये लोड लग रहा है पी, इधर का डिस्टेंस L/4 हो गया, इधर का 3L/4 हो गया, टोटल डिस्टेंस L है ना, टोटल डिस्टेंस L है। ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया इधर, ये ए पॉइंट हो गया इधर, और ये बी पॉइंट हो गया। अब ये लोड लग रहा है पी, अब इस पी लोड की वजह से बी पॉइंट पे कितना मोमेंट बनेगा, लोड इंटू डिस्टेंस पी इंटू L/4। और ए पॉइंट पे कितना मोमेंट बनेगा इस लोड की वजह से, ए पॉइंट पे बनेगा पी इंटू डिस्टेंस। ए पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 3PL/4, 3L/4। ये कितना हो गया, 3PL/4, और ये कितना हो गया, PL/4। यही तो है, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, PL/4 बड़ा है कि 3PL/4 बड़ा है, 3PL/4 बड़ा है ना। जब भी बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल होगा, हम तो मैक्सिमम वाला लिखेंगे हमेशा, मैक्सिमम कहां पे है वो देखेंगे, ठीक है। यही काम यहाँ पे हुआ, ये पी लोड यहाँ पे लग रहा है ना, जब इसका लाइन ऑफ एक्शन मैंने देखा, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस मेंबर को कहां पे मीट करेगा, इस पॉइंट पे मीट करेगा। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से राइट साइड वाला जो डिस्टेंस है, ये तो L/4, ये नीचे L/4 दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस तो L/4 है यहां से यहां तक का, और ये पूरा L था। इधर कितना बचा, इधर 3PL/4 बचा। तो सी पॉइंट पे मोमेंट बनेगा P इंटू L/4, और डी पॉइंट पे बनेगा P इंटू 3PL/4। दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, डी पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाला लिखेंगे, ठीक है। देखो लास्ट, ये पी लोड लग रहा है, ठीक है। अब ये पी लोड लगा हुआ है, सेम सब सेम चीजें, एल, L/2, L/4। दोबारा से सेम टेबल बनाओ भाई, और ना अगर ये दोबारा से करके देख लोगे, जिसको थोड़ा भी डाउट है वो दोबारा से ये बना के देखेगा खुद से, ठीक है, तभी मजा आएगा। क्योंकि इसके बाद कल से जो स्टार्ट होगा ना डियर, असली सोम कल से स्टार्ट होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज स्ट्रेस से, स्ट्रेस क्या है।
सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ लोड, जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसके लिए कैसा लोड है, ये लोड कैसा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू बोर्ड लग रहा है ना। इसके लिए कैसा लोड हो गया, टीएसएल हो गया। इसके लिए कैसा हो गया, इसेंट्रिक टीएसएल हो गया, है ना। इस मेंबर के तो बीसी के तो परपेंडिकुलर लग रहा है ना ये लोड, और बीसी को कभी मीट ही नहीं करेगा, ये इसेंट्रिसिटी रहेगी इनके बीच में हमेशा ई। कितनी रहेगी इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे L/4 रहेगी। और इस मेंबर के लिए कैसा है, इसके लिए भी इसेंट्रिक टीएसएल है ना। इनके बीच में भी इसेंट्रिसिटी रहेगी हमेशा, ये इसेंट्रिसिटी रहेगी, इधर से ये इसेंट्रिसिटी रहेगी ई। ये इसेंट्रिसिटी कितनी है, L/2 है इधर वाली। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है, तो ए बी कैसा लोड है, टीएसएल। अब टीएसएल अगर है, एक्सियल तो नहीं होगा, हाँ शियर होगा। कितना होगा, जितना लोड लग रहा है उतना होगा। अब टीएसएल की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आता है, हाँ, और मैक्सिमम कितना होगा, सबसे दूर वाले पॉइंट पे, मतलब P इंटू L/4 होगा। और ट्विस्टिंग मूवमेंट तो टीएसएल की वजह से आता ही नहीं है। अब बीसी के लिए कैसा है, इसेंट्रिक टीएसएल। अब टीएसएल है तो एक्सियल तो नहीं होगा, हाँ शियर होगा। कितना होगा, जितना P है। पहले ट्विस्टिंग मूवमेंट देख लेते हैं। अब इसेंट्रिक टीएसएल की वजह से ट्विस्टिंग मूवमेंट आता है, और ट्विस्टिंग मूवमेंट कितना आता है, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। लोड कितना है, P है, और इस लोड का इस मेंबर से कितनी सेंट्रिसिटी है, L/4 सेंट्रिसिटी है। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट तो कितना हो गया, PL/4 आ गया। अब बेंडिंग मूवमेंट कितना, अब इधर देखना, बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, बेंडिंग मूवमेंट तो वेरिएबल होगा ना। टीएसएल की वजह से, शियर लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट तो वेरिएबल होता है। वो वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट में फिर मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज यहां से, ठीक है, ये जो है, ठीक। जब हम इसको कहां लेके जाएंगे, जब इधर लेके जाएंगे हम इसको, ठीक है, तो यहां से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट होगा। तो सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, L/2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, P इंटू L/2, P इंटू L/2 हो गया। हाँ, जहां पे लोड लग रहा है ना, ए पॉइंट, यहां पे तो मैं लोड ए पॉइंट पे लगा रहा हूं, है ना। जहां पे लोड लगेगा वो है मेन चीज। जी अहमद साहब। L/2 की जगह AC क्यों नहीं, अरे डायगोनल थोड़ी लेंगे। अरे मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। भाई हमने क्या कहा था, नो नो नो, अरे ऐसा नहीं करना। क्या गड़बड़ काम कर रहे हो भाई। जब मेरे को इफेक्ट देखना है, इसके लिए इसेंट्रिक लोड है ना, इसेंट्रिक टीएसएल है। तो जब मैं इसका इफेक्ट देखूंगा, तो मैं इफेक्ट में कैसे देखूंगा, इसका मैं इफेक्ट ऐसे देखूंगा, ये बीसी है, ठीक है। एक यहां पे लग रहा है पी, ठीक, ये लग रहा है पी। बाकी सब भूल जाओ दुनिया में क्या हो रहा है। अब यहां पे इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मैं दो लोड लगाऊंगा,
एक लगाऊंगा P2 और एक लगाऊंगा P1, इक्वल एंड अपोजिट, ऐसे ही लगाऊंगा ना। अब P और P1 मिलके क्या इफेक्ट लगाएंगे, इसको रोटेट करने का ट्राई करेंगे, और P2 इस पे कैसा लोड हो गया, P2 इस पे शियर लोड हो गया, TSL हो गया। अब P2 की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आएगा ना, तो P2 की वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो सबसे दूर वाला पॉइंट तो C बनेगा जो L/2 होगा। P और P1 मिलके यहाँ पे ये तो ट्विस्टिंग बनाएंगे। अब P2 की वजह से बेंडिंग आएगी सिर्फ, ठीक है। CD भी इसेंट्रिक TSL है, और जब इसेंट्रिक TSL है तो एक्सियल तो नहीं आएगा, शियर आएगा जी, हाँ आएगा। और ट्विस्टिंग मूवमेंट केस कितना होता है, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। तो इस लोड की इस मेंबर से, CD मेंबर से इसेंट्रिसिटी कितनी है इस बार, L/2। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट तो आ गया P इंटू L/2, ठीक है। और जब इसका इफेक्ट मेरे को, इस P लोड का इफेक्ट मेरे को इस मेंबर पे देखना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट लगा दूंगा यहां पे लगाऊंगा ना इक्वल एंड अपोजिट। ये लगाऊंगा मैं इक्वल एंड अपोजिट यहां पे, ठीक है। ये लगा दिया मैंने P1 एंड P2। तो P1 या P2 में से एक तो कंट्रीब्यूट करेगा ट्विस्टिंग के लिए, सपोज P2 ने ट्विस्टिंग के लिए कंट्रीब्यूट किया। अब बचा P1, अब P1 की वजह से बेंडिंग आएगा। अब P1 की वजह से बेंडिंग आएगा तो मैं चेक करूंगा, जो बेंडिंग आएगा वो इधर आएगा, D पॉइंट पे कितना होगा और C पॉइंट पे कितना होगा, है ना। तो एक इधर का डिस्टेंस कितना है, इधर का डिस्टेंस अगेन 3L/4 है, इधर का डिस्टेंस L/4 है, तो मैक्सिमम तो 3L/4 है, तो कितना आएगा P इंटू 3L/4, ये आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे। ठीक है जी। ठीक है, तो डियर ये थी बात किसकी, ये थी बात कि जो भी हमने कल समझा कि लोड कितने टाइप के होते हैं जो हम यूज करेंगे जनरली, उन लोड का मेंबर के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। भाई जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि इसेंट्रिक TSL का क्या इफेक्ट है मेंबर के ऊपर, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जब मेरे को ये पता है कि इसेंट्रिक TSL की वजह से एक तो शियर लोड आएगा, एक बेंडिंग मूवमेंट आएगा, और एक ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा। अब शियर लोड आएगा तो शियर स्ट्रेस आएगा, है ना, इसकी वजह से। बेंडिंग मूवमेंट आएगा तो इसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, और ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा तो इसकी वजह से टॉर्जनल स्ट्रेस आएगा। अब ये तीन तरह के स्ट्रेस उस मेंबर के अंदर जनरेट होंगे, और तीनों स्ट्रेस को कंबाइन करके फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, और उस मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, तभी मैं मेंबर डिजाइन कर पाऊंगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा फिर वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का लगेगा। जब तक मेरे को ये बात ही नहीं पता होगी तो क्या डिजाइन कर लेंगे फिर हम। अरे जिया साहब, JK SSB के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा जो भी चलेगा, ठीक है। अब ना देखो, ये सब चीजें ना सेकेंडरी होती हैं। अब क्या हो गया, सिलेबस में एक बार देख लूंगा, एक दो चैप्टर ऊपर या नीचे होंगे, लेकिन JK SSB हो, SSC हो, RRB हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो सिविल इंजीनियरिंग का, गेट का हो, ESC का हो, मैं कह रहा हूं इंडिया को छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया में हो, USA में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, कहीं भी एग्जाम हो, अरे सोम का बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, स्ट्रेस को तो समझना ही पड़ेगा, स्ट्रेस क्या है ना। तो सब्जेक्ट को तो समझ ले, फिर जो हमारा एग्जाम है, ठीक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही दूंगा आपको, JK SSB में क्या आता है जनरली, कहां से क्वेश्चन मिलेंगे वो, जब अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना सिलेबस, तो कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, कौन से टॉपिक से कम आएगा, ठीक है जी। तो आज यहीं पे करते हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे
यूनिट 1 दैट इज सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। और देखो अगेन स्ट्रेस क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सोच के आना, क्योंकि व्हाट इज स्ट्रेस इसी बात को समझाने में 15 मिनट लूंगा मैं। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।